वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक। आज का हमारा टॉपिक है गरुड़ स्तंभ। जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय स्थापत्य कला। और भारतीय स्थापत्य कला में आज हम पढ़ेंगे गरुड़ स्तंभ, जो कि शुंग वंश में हम पढ़ेंगे, मतलब जो कि शुंग वंश के अंतर्गत आता है। इसका जो स्थान है, मतलब ये कहाँ पर स्थापित है, इसके भौगोलिक क्षेत्र की बात करी जाए तो ये बैसनगर यानी विदिशा में, और विदिशा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर है, बैसनगर या विदिशा में है, और ये जो विदिशा है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है वो हेलियोडोरस ने करवाया था वासुदेव के सम्मान में। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्तंभ है ये हिंदू धर्म का प्रथम पाषाण स्तंभ है हुई। ऐसा माना जाता है कि यहीं से वासुदेव कृष्ण की पूजा आरंभ हुई। इसकी खोज की बात करें तो इसकी जो खोज है वो 1877 में यानी 1877 में जनरल कनिंघम ने की थी। यहाँ पर एक लेख भी मिला है जिसको कहते हैं बैसनगर का लेख। यह लेख है, इससे पता चलता है कि ये जो लेख है ये यवन राजदूत हेलियोडोरस का लेख है, जो कि किस पर अंकित है, गरुड़ स्तंभ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इस लेख में मगध राज काशीपुत्र भागवद्र का भी उल्लेख है। बैसनगर, जिसको जो है विदिशा भी कहते हैं, जिसे पाली बौद्ध ग्रंथों में विषसागर भी कहा जाता है, संस्कृत में इसको विदिशा कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ये गरुड़ स्तंभ बैसनगर में स्थित है, और बैसनगर को विदिशा भी कहते हैं। विदिशा इसका संस्कृत का नाम है, और बौद्ध ग्रंथों में इसको विषसागर कहा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि बैसनगर विदिशा का ही आधुनिक नाम है। ठीक है, इसके नाम पर ही देखिए 2-4 पॉइंट हैं। इस स्तंभ को लोक भाषा में खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए एक अलग सा नाम है कि इस स्तंभ को लोक भाषा में खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इस स्तंभ पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी गरुड़ स्तंभ के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक बार इसके फिर से पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इस लेख में मगधराज काशीपुत्र भागवद्र का उल्लेख है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट बैसनगर, जिसे पाली में या पाली बौद्ध ग्रंथों में विषसागर व संस्कृत में विदिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बैसनगर है ये उन्हीं विदिशा का या विषसागर का ही आधुनिक नाम है। नेक्स्ट है कि इस स्तंभ को जो है लोक भाषा में यानी गरुड़ स्तंभ को लोक भाषा में खान बाबा के नाम से जाना जाता है, और इस स्तंभ पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी की गुफाएं। तो देखिए उदयगिरी की 19 गुफाएं मिली हैं, खंडगिरी की 16 और नीलगिरी की 31। और इन गुफाओं की स्थिति की बात करें तो ये गुफाएं भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, आई होप आप सबको पता होगा कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से 5 मील की दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर उदयगिरी खंडगिरी नामक पहाड़ी एक श्रृंखला स्थित है। वहाँ पर ये गुफाएं मिली हैं, और वहीं से जो है कुछ चित्रकला के नमूने या स्थापत्य कला के नमूने मिले हैं। यह स्थान पहले से ही जो है अरहुत निषिद्या के नाम से जाना जाता था। तो इन गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो चेदी वंशीय एक कलिंग राज थे जिनका नाम था महामेघवाहन खारवेल। क्या नाम था, महामेघवाहन खारवेल। उन्होंने करवाया था, और कब करवाया था, 160 BC में। और किस लिए करवाया था, तो जैन भिक्षुओं के निवास के लिए करवाया था, अपने राजकाल के 13वें वर्ष में। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इन गुफाओं का निर्माण चेदी वंश के शासक थे महामेघ खारवेल, उन्होंने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में करवाया था। और कब करवाया था, 160 BC में। और किसके लिए करवाया था, तो जैन भिक्षुओं के निवास के लिए करवाया था। अब देखिए उदयगिरी की गुफाएं तो 19 हैं, लेकिन हमको 19 नहीं पढ़नी है, हमको वो गुफाएं पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट हैं और जो पेपर में आती हैं। ठीक है, तो पहले देखिए पॉइंट ये है रानी गुफा। उदयगिरी के अंतर्गत ही एक गुफा है रानी गुफा। तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफा है और सर्वाधिक अलंकृत गुफा भी है। इस पर जो है इस गुफा के अंदर क्या है, दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी का अंकन है। ठीक है, किसका अंकन है, दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी का अंकन है, और यह उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये उदयगिरी की गुफा, तो ये उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका नाम क्या है, रानी गुफा। अगर क्वेश्चन आता है कि किस गुफा में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, तो आपका आंसर होगा रानी गुफा। नेक्स्ट है कि उदयगिरी की रानी गुफा ध्वनि संतुलन विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इस गुफा के अंदर जो हम आवाज़ करेंगे तो वो आवाज़ गूंजती है, तो ऐसा माना जाता है कि जो गुफा है ये ध्वनि विशिष्टता के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उदयगिरी की सर्प गुफा।
संख्या 13 सबसे छोटी है। देखिए 19 गुफाएं जिसमें एक गुफा संख्या 13 जिसका नाम है सर्प गुफा, ये सबसे छोटी गुफा है। और इस गुफा में राजा खारवेल के जीवन चरित्र को मागधी भाषा में अंकित किया गया है। किसमें? मागधी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी गुफा अभिलेख में उदयगिरी की गुफाओं का वर्णन कुमारी पर्वत के नाम से मिलता है। नेक्स्ट है कि उदयगिरी की रानी गुफा में भी सूर्य की मूर्ति अंकित है। तो सूर्य की मूर्ति किसमें अंकित है? उदयगिरी की रानी गुफा में। और ये जो रानी गुफा है ये ध्वनि विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उदयगिरी की गणेश गुफा, जय विजय गुफा, मंचपुरी गुफा व हाथी गुफा रिलीफ स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 19 गुफाओं में कुछ के नाम हैं, जैसे कि देखिए अभी पहली गुफा हो गई रानी गुफा। ये रानी गुफा जो है ये ध्वनि संतुलन के लिए भी इस पर जो है प्रसिद्ध है, ध्वनि संतुलन विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। रानी गुफा में ही जो है शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम कहानी का वर्णन है। इसके अलावा एक सर्प गुफा है जो गुफा संख्या 13 है और जो सबसे छोटी गुफा है, और इसमें राजा खारवेल का जीवन चरित्र जो है वो मागधी भाषा में है। नेक्स्ट जो है वो उदयगिरी की अन्य गुफाएं कौन कौन सी हैं? गणेश गुफा, जय विजय गुफा, मंचपुरी गुफा और हाथी गुफा, जिसमें हाथी गुफा में जो बताया गया है कि जो उदयगिरी की गुफाएं हैं इनको कुमारी पर्वत कहा गया है। तो हाथी गुफा ये सभी जो है रिलीफ स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? रिलीफ यानी उत्कीर्ण के लिए। नेक्स्ट है उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित रानी गुफा व गणेश गुफा में अंकित मूर्तियाँ भाजा व भरूत की प्रतिरूप हैं। नेक्स्ट है खंडगिरी की गुफा। खंडगिरी में कितनी गुफा हैं? 16। कितनी है? 16। और उदयगिरी में कितनी थी? 19। जो खंडगिरी की गुफाएं हैं जो कि 16 हैं, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाओं का आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान है। किसके समान है? मधुमक्खी के छत्ते के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनंत गुफा में अंकित 10 गजलक्ष्मी को जो कि कमल पर खड़ी हैं उनका अंकन भरत पर 1 बार व सांची में 10 बार अंकित है। देखिए इसको अगर सरल भाषा में या अपनी भाषा में कहें तो एक खंडगिरी की गुफा का नाम है अनंत गुफा। क्या नाम है? अनंत गुफा। यहाँ पर एक दृश्य है गजलक्ष्मी का जो कि कमल पर खड़ी हुई है। किसका? गजलक्ष्मी का है जो कि कमल पर खड़ी हैं। इनका जो अंकन है तो इससे पहले भी हो चुका है, भरत में हो चुका है 1 बार और सांची के स्तूप में हो चुका है 10 बार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है खंडगिरी की अनंत गुफा रिलीफ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो खंडगिरी की जो अनंत गुफा है जिसमें गजलक्ष्मी का अंकन है ये जो है रिलीफ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अनंत गुफा में भी सूर्य की एक मूर्ति अंकित है। देखिए इससे पहले हम एक उदयगिरी की गुफा थी रानी गुफा, उसमें देख चुके हैं कि सूर्य की मूर्ति अंकित है। इधर खंडगिरी की गुफा में भी जो है सूर्य की मूर्ति एक अंकित है। लेकिन जो अनंत गुफा में सूर्य की एक मूर्ति अंकित है उसमें सूर्य देवता को 2 पत्नियों के साथ और 4 घोड़ों के साथ रथ पर बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है। किसके साथ? 2 पत्नियों के साथ, 4 घोड़ों के साथ। और ऐसा ही एक दृश्य जो है वो बोध गया के जो बेधी मठ है वहाँ पर अंकित है। कहाँ पर? बोध गया के बेधी मठ मंदिर में ऐसा ही दृश्य अंकित है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाल तेंदु केसरी गुफा जो गुफा संख्या 11 में है उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ अंकित हैं। तो खंडगिरी में हमने 2 गुफा मेन रूप से पढ़ी, एक तो अनंत गुफा, दूसरी लाल तेंदु केसरी गुफा जो कि गुफा संख्या 11 है और इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ अंकित हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी की गुफा जो कि 31 है, इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है। नीलगिरी की गुफाओं में कुछ ऐसा विशेष नहीं मिला है जो कला की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। और बाद में हम पढ़ेंगे हाथी गुफा अभिलेख जो कि कहाँ मिला था? उदयगिरी में मिला था हाथी गुफा अभिलेख। देखिए हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? तो ये हाथी गुफा जो अभिलेख है उदयगिरी की जो 19 गुफाएं हैं उनमें एक गुफा संख्या है 14 जिसको हम हाथी गुफा के नाम से जानते हैं, उसमें अंकित है, इसीलिए इसको हाथी गुफा अभिलेख कहा गया है। इसलिए इस जो अभिलेख है इसमें खारवेल के बचपन से लेकर राज्याभिषेक के 13वें वर्ष तक का अंकन है। देखिए ये अभिलेख इम्पोर्टेंट है इसीलिए हमने इसको अलग से रखा है। ये हाथी गुफा में मिला है और इसमें जो है राजा खारवेल थे उनके बचपन से लेकर के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष तक के जो है चित्रों का या दृश्यों का अंकन है। इसकी खोज 1825 में बिशप स्टर्लिंग ने की थी, बिशप स्टर्लिंग ने। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा है
खंडगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं। नीलगिरी में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है क्योंकि उसमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट जो आपको पेपरों में मिले या फिर जो आपके सिलेबस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। और फिर हमने पढ़ा गरुड़ स्तंभ। तो ये ओवरव्यू भी देख लिए अपना, एक बार कर लेते हैं। गरुड़ स्तंभ जिसकी खोज 1877 में जनरल कनिंघम ने की थी। फिर हमने पढ़ी उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं 19 हैं, खंडगिरी की 16 और नीलगिरी की 31। नीलगिरी में हमने कुछ पढ़ना नहीं है और उदयगिरी में हमने क्या क्या रानी गुफा पढ़नी है और जो दूसरी गुफा है हाथी गुफा वो पढ़नी है, सर्प गुफा पढ़नी है। इसके अलावा खंडगिरी की गुफाओं में हमें 2 गुफाएं पढ़नी है, अनंत गुफा और दूसरी कौन सी गुफा है, लाल तेंदु केसरी गुफा। उसके बाद में हमें हाथी गुफा अभिलेख पढ़ लेना है जो कि उदयगिरी की 14वीं गुफा हाथी गुफा से मिला है, जिसमें क्या वर्णन है, खारवेल राजा हैं उनके जो है जन्म से लेकर के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष तक के दृश्यों का अंकन है। बस इतना हमको पढ़ना है और इसके साथ ही आपका जो है शुंग वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आंध्र सातवाहन काल, ठीक है, और आंध्र सातवाहन काल के समय जो कला विकसित हुए उसके बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।